और उसके बाद फिर हमने इसके अंदर देखा कि भाई हमारे पास क्या क्या है कि इस प्रोसेस के अंदर मेन चीज क्या होगा, जो भी एटम्स हमारे किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो चेंज नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने किसी केमिकल रिएक्शन में कार्बन डाला और वहां से नाइट्रोजन निकल के आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। एटम जो है वो चेंज नहीं होगा, बस क्या होगी उसकी रीअरेंजमेंट होगी। यानी कि इस केमिकल प्रोसेस के टाइम पे आपका कोई भी एटम है किसी भी एलिमेंट का वो चेंज नहीं होने वाला है, बस सिर्फ और सिर्फ उसकी क्या होने वाली है, रीअरेंजमेंट होने वाली है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, जो भी चीज पार्टिसिपेट करेगी किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, जिसे हम कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। और जो चीज हमारा बन के आता है, मतलब जो हमारा रिजल्ट आएगा, उसको हम क्या बोलते थे, प्रोडक्ट बोलते थे, जो हमारा कहाँ होता है, राइट हैंड साइड में। इतनी बात सबको पता है। चलो उसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल दिया था आपको मैंने मैग्नीशियम रिबन का, है ना, कि मैग्नीशियम रिबन है उसको जब हम बर्न करते हैं तो भाई देखो बर्न करने का मतलब क्या है। हाँ जी, मैंने आपको ये बोला कि हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं, बर्निंग कर रहे हैं। तो कोई मुझे ये बता सकता है कि बर्निंग का मतलब क्या होता है। वेरी गुड। और बर्निंग का मतलब किसी भी चीज का जल, अरे बर्निंग वो तो हिंदी बता रहा ना, तो मतलब बता ना। अरे बर्निंग बताओ ना। हम कहते हैं भाई हमने किसी चीज को आग लगा दिया, जला दिया, तो उस जलाने का मतलब क्या है, कि भाई कोई भी सब्सटेंस है मेरे पास, उसको मैंने हीट किया है, उसको मैं फायर दे रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोला मैंने, उसको मैं हीट कर रहा हूं या मैं उसको फायर प्रोवाइड कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो बर्निंग नहीं होगी। अगर कोई भी सामान है, अगर आप उसके ऑक्सीजन हटा दोगे तो वो जलेगा नहीं। इसी चीज को अगर ध्यान से देखा जाए तो यही काम हमारा फायर एक्सटिंग्विशर भी करता है। आपने देखा फायर एक्सटिंग्विशर होता है, कहीं आग लगती है तो हम उसको बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो करता क्या है, वो ऑक्सीजन को ट्रैप कर देता है और ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है, और इसलिए आपकी आग बुझ जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि बर्निंग क्या है। आप हीट कर रहे हो, उसको फायर प्रोवाइड कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन आ कहां से रहा है, हाँ जी, ये ऑक्सीजन आ कहां से रहा है, एयर से आ रहा है। यानी कि आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे एयर में, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, अगर मेरे को ये रिएक्शन लिखनी हो तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, हाँ जी, वेरी गुड। अगर देखो मेरे पास मैग्नीशियम है, अब इसका सिंबल तो आप क्लास 9th में पढ़ के आए होंगे, जिसको नहीं पता भाई वहां देख लो, मैग्नीशियम को हम Mg से लिख रहे हैं। अब इसके अंदर हम इसकी स्टेट या फिर जो भी कंडीशन वगैरह वो नहीं लिख रहे, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे उसको। मैंने आपको बोला मैग्नीशियम लिया, उसको बर्न कर रहा हूं, तो मैं आपको ऐसे तो बता दिया कि भाई मैं फायर दे रहा हूं या हीट कर रहा हूं उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लिखूं कैसे, तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहां लिखा, मैंने यहां लिखा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और मैं इसको क्या कर रहा हूं, फायर दे रहा हूं या हीट दे रहा हूं। तो इसके ऊपर मैंने क्या बनाया, छोटा सा ट्राइंगल। तो ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल क्या डिनोट कर रहा है भाई, हीट को। तो आपको ये याद रखना है भाई, ये देखो मैथ्स में इसको ट्राइंगल बोलते हैं, केमिस्ट्री में इसको हीट बोलते हैं, और फिजिक्स में इसको चेंज बोलते हैं। और इसका नाम क्या है, इसका नाम डेल्टा है। अब जो मैंने बोला, ऐसा हो सकता है कि ये बात आपको पहले से पता हो, और ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको ये बात समझ में ही नहीं आएगी कि सर क्या बोल गए। तो भाई इसकी टेंशन ना लो, जहां पर जो चीज आएगी आपको बताया जाएगा। यहां पर मैं बता रहा हूं कि जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का मतलब क्या है, हीट। तो ये चीज अभी याद रख लो, आगे अगर कुछ और चीज इस्तेमाल होगी तो वो भी आपको उस टाइम पे बता दी जाएगी। ठीक है, जब हम इसको हीट करेंगे तो मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट बनने वाला है मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि ये मैंने आपको देखो पीछे लिख के दिया,
भैया प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिखें कैसे? अब ये आप बोल रहे हो कि MgO है, ये Mg2O भी हो सकता था, MgO2 भी हो सकता था। MgO ही क्यों हुआ? यहां पर हमारा क्लास 9th का टॉपिक इस्तेमाल होता है, वैलेंसी, जो मैंने आपसे कहा था कि घर से प्लीज थोड़ा बहुत पढ़ के आइएगा। तो ये MgO2 क्यों नहीं हुआ, सिर्फ MgO ही होगा? इसके पीछे का रीजन ये है कि भैया जो आपका मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? 2 पॉजिटिव होता है। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 2 नेगेटिव होता है। ये बात किस किस को नहीं पता है कि मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव था? एक बार बता दो। 1 2 3 4। भाई आप लोग ना मेरे को पर्सनल मैसेज डाल देना, मैं आपके पास वो वैलेंसी की टेबल भेज दूंगा, प्लीज उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है? हाँ ये भी ठीक है, याद दिला दो, भूल जाता हूँ। चल भाई, ये चार्ज नीचे उतारा तो इसको मैंने लिखा +2 और इसको क्या लिखा? माइनस, मतलब ये वाला चार्ज नीचे उतार दिया। अब देखो ये कट रहा है क्या? बिल्कुल कैंसिल आउट हो रहा है, ये 1 पे और 1। तो यहाँ मैग्नीशियम के पास कितना आएगा? 1। तो 1 लिखने की जरूरत है क्या? ऑक्सीजन के पास कितना आया? तो ये लिखने की जरूरत है क्या? तो यहाँ पर क्या बनेगा? तो यहाँ से आपका ये बन के आया है Mg। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ऐसे कर देते हैं। चल आगे बढ़े। हाँ भाई, क्या इतनी बातचीत हो रही है? उसके बाद कुछ केमिकल रिएक्शंस बताई थी भाई, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि भैया दूध का फटना या दूध का खट्टा होना, दूध से दही बनाना, खाना पकाना, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, या फिर लोहा है उसके ऊपर जंग लगना, किसी भी फ्यूल को, चाहे वो LPG हो, पेट्रोल हो, कोयला हो, कुछ भी हो, उसको जलाना, या फिर आपके कोई भी फ्रूट्स हैं उनका पक जाना, ये सारी चीज क्या है भाई? आपकी केमिकल, ठीक है? अब उसके बाद हम लास्ट क्लास में इस टॉपिक पे थे कि भैया कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे हम कि भैया हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी चीज केमिकल रिएक्शन है या फिर नहीं है। यानी कि अगर आपको बोला गया कि हमने किसी भी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, क्या प्रूफ है कि वो केमिकल रिएक्शन है? तो वो हम इनके बेसिस पे बता सकते हैं। तो हमारे पास टोटल कितनी चीजें हैं? 5 चीजें हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होनी चाहिए। भाई देखो, क्लास 10th में कोई भी चीज रटना मत, क्योंकि अगर रटोगे तो एग्जाम तक आपको याद नहीं रहेगा। चीजों को समझो, ना समझ में आए दोबारा पूछ लो, फिर भी ना आए फिर अकेले में पूछ लो, मगर रटना नहीं, ठीक है? अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो दोबारा पूछ लेना। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहली चीज से क्या है आपकी? इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होगी तो ऐसा हो सकता है कि गैस निकले। मैंने ये नहीं बोला हमेशा ही गैस निकलेगी, नहीं। ये जो मैंने कंडीशंस आपको बताई हैं, ये बोला कि इसमें से कोई चीज हो सकती है, जरूरी नहीं कि होगी ही होगी। ये बात समझ रहे हो? तो मैंने आपको ये बोला कि सबसे पहली चीज इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि अगर मैंने कोई भी केमिकल रिएक्शन करी है तो ऐसे चांसेस हैं कि उसमें से गैस रिलीज हो जाए। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है भाई? लकड़ी को जलाओगे तो उसमें से धुआं निकलेगा। तो धुआं क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैसियस फॉर्म में बाहर निकल रही है। इतनी बात समझ में आई क्या? अब हम पेपर में ये तो नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे डेली लाइफ का एग्जाम्पल हो गया। हम पेपर में क्या लिखेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस में? तो आपको ये याद रखना है कि अगर मैं जिंक को किसके साथ रिएक्ट कराऊं तो क्या बन के आने वाला है? इसकी रिएक्शन भी आपको लास्ट क्लास में कराई थी क्या? तो हमने रिएक्शन क्या करी थी भाई कि भैया हमारे पास जिंक है, जिंक को Zn से रिप्रेजेंट करते हैं। हेलो भैया, परवीन भैया, जिंक को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Zn, ये तो पता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्या था हमारा, इसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम, तो सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इससे हमारा क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट बनेगा किस तरीके से, हाँ जी, ये जो जिंक है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, इस सल्फेट के साथ, तो आपका क्या बनाएगा, ZnSO4। अब ये ZnSO4 बना कैसे, ये भी आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि भैया हमारा जिंक है, जिंक के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव, सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव, इतना पता है ना। अब ये चार्ज नीचे उतारेंगे, भाई इधर +2 आ जाएगा, इधर -2, ये कैंसिल आउट हो गया 1 पे, भाई Zn के पास 1 आया तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इसके अलावा अगर 2 आ जाता, 3 आ जाता तो फिर हम उसको लिखते, ठीक है। सल्फ्यूरिक ये है हमारे पास, तो हमारे पास इसके पास भी 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Zn, और इधर से SO4। तो भाई मैंने यहाँ पे ये लिख दिया ZnSO4। अब इसके अंदर बचा क्या, तो भैया यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन बचा है, तो ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो हमारे पास H2 जो है वो किस स्टेट में फॉर्म होगी, गैसियस फॉर्म में। अब भाई H2 गैस है, आपको दिखेगी तो है नहीं क्योंकि इसका कोई कलर नहीं होता, जैसे हमारे एयर है इसका कोई कलर है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको जलाएंगे, और जलाएंगे तो उसमें से कैसी आवाज आने वाली है, पॉप साउंड आने वाली है। अगर पॉप साउंड आएगी तो हमें पता लग जाएगा कि वो हाइड्रोजन गैस ही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो कैसे बर्न होता है भाई, बर्न विद पॉप साउंड। चल नेक्स्ट चीज क्या है भाई, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब भाई यहां पर बात ये है कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। अब ये जो वर्ड है, हो सकता है कि आपने 9th क्लास में कभी सुना हो, पढ़ा हो, मगर 90% चांस ये है कि आपको नहीं पता कि एक प्रेसिपिटेट होता क्या है। जिसको पता है बहुत बढ़िया बात, क्या होता है, वेरी गुड। देखो एक सिंपल सी बात, मैंने कोई भी एक लिक्विड लिया है, ठीक है, कोई भी एक लिक्विड है, और एक और दूसरा कोई लिक्विड लिया है, उन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, और दोनों क्या हैं, अभी लिक्विड है, पानी जैसे दिख रहे हैं, उन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, और मिक्स करने से उस सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड सामान बन जाए, क्रिस्टल्स बन जाए, तो उस सॉलिड को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला, दोबारा बोलूं कि अगर मैंने किसी भी लिक्विड को लिया, 2 अलग अलग लिक्विड लिए हैं, उन दोनों को मिक्स किया, और उसको मिक्स करने से अगर उसके अंदर सॉलिड सामान बन जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रेसिपिटेट कहलाएगा। यानी कि प्रेसिपिटेट क्या है, आपका एक सॉलिड प्रोडक्ट है। क्या लिखा है, प्रेसिपिटेट क्या है, सॉलिड प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्यों बोला, क्योंकि ये रिएक्शन के राइट हैंड साइड रिजल्ट में आएगा। इतनी बात समझ में आई क्या, चलो तो यही कह रखा है कि भाई फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर मैंने कोई भी 2 सामान लिया है, उसको मिक्स कर देता हूं और कोई सॉलिड सामान बन जाए तो मेरा क्या होगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अब इनके जो भी एग्जांपल्स हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज ऐसा हो सकता है कि भैया चेंज इन कलर, कलर में चेंज आ सकता है। कलर में चेंज कैसे, आज तक आपने ऐसे देखा कोई सामान जिसमें कलर में बदलाव आ जाता हो, चलो भाई वेरी गुड। चलो मान लेते हैं मेरे पास कोई भी फ्रूट है, कोई भी नॉर्मल फ्रूट देख लो, चाहे आप वो बनाना देख लो, चाहे आप मैंगो देख लो, कोई सा भी फ्रूट देख लो, जब वो कच्चा होता है नॉर्मली किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, और जब वो पक जाता है तो कैसा कलर का हो जाता है, चाहे येलो हो जाएगा, चाहे रेडिश हो जाएगा, कोई भी, मतलब उसका कलर चेंज आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि वहां पर क्या हुआ है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट हो रही है, केमिकल प्रोसेस है। अगर केमिकल प्रोसेस है तो उसमें आपने क्या नोटिस किया कि उसका कलर चेंज हो रहा है। तो ये तो हमारे डेली लाइफ का एग्जांपल है कि हमने देखा कच्चा फल था, हरा था, पक गया वो पीला हो गया, मगर पेपर में ये तो नहीं लिखना। तो पेपर में जो हम एग्जांपल्स लिखेंगे उसमें हम कॉपर सल्फेट लिख सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट लिख सकते हैं। आपने कभी छोटी क्लास में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम दोबारा पढ़ेंगे सारी चीज़ें, कि कॉपर सल्फेट है उसको हम क्या करते हैं, लोहे के अंदर डालते हैं,
तो उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू से ग्रीन कलर का, कभी देखा है? और जिसने नहीं देखा हो तो मैं करा दूंगा, ऐसे नहीं कराऊंगा, बोर्ड पे दिखा दूंगा, ठीक है? अरे ठीक है, तो क्या हो गया, क्या हो गया भाई? अरे यार चलो नेक्स्ट चीज भाई, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज हो सकता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो क्या हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि टेम्परेचर चेंज हो जाए। तो टेम्परेचर चेंज का मतलब क्या है? चेंज का मतलब, चेंज का मतलब ये है कि बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। यानी कि मेरे पास कोई भी सामान है, उसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है, तो ऐसा पॉसिबल है कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, वो गर्म हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि उसका टेम्परेचर कम भी हो जाए। एक छोटा सा काम करना घर पे, आपके घर पे चूना है क्या? चूना देखा आपने? चूना देखा है? अगर भाई देखो, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, है ना? किसी के अगर घर पे कोई भी टोबैको कंज्यूम करता होगा तो उसके पास चूना मिलेगा, और नहीं तो भैया कभी घर में सफ़ेदी कराई होगी तो चूना मिलेगा। उस चूने को लो, सूखा हुआ चूना है, उसके अंदर ना बस पानी डाल दो, अगर उसके आप अंदर पानी डाल दोगे ना तो वो गर्म हो जाएगा। कभी आप नोटिस करना कि वो सूखा जो चूना है उसके अंदर अगर आप पानी डाल देंगे तो पानी डालने से ही वो गर्म हो जाता है। हाँ बिल्कुल, आप अगर आपके घर में सफ़ेदी वगैरह होती है या फिर पुट्टी वगैरह होती है, आप देखेंगे उसके अंदर आप अगर पानी डालते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो भी आपका केमिकल रिएक्शन है। अब जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो सारी चीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद अब यहाँ पर दो चीज़ लिखी हुई है, एक तो एक्सोथर्मिक और एक लिखा हुआ है एंडोथर्मिक। तो देखो यहाँ पर थर्मिक वर्ड लिखा हुआ है जो कि किससे किससे रिलेटेड है? थर्मल से। किससे रिलेटेड है? और ये जो थर्मल वर्ड है वो आपको बता रहा है हीट। जो वर्ड है यहाँ पे थर्मल, वो किसको रिलेट कर रहा है? हीट को, ठीक है? अब यहाँ पर दो अलग अलग वर्ड हैं, क्या क्या? एक तो एक्सो और दूसरा एंडो। तो भैया एक्सो का मतलब है किसी भी सिस्टम में से हीट बाहर आएगी, और एंडो का मतलब है किसी भी सिस्टम के अंदर हीट देनी पड़ेगी। ढंग से बताऊं, अगर मैंने किसी भी लकड़ी को लिया और उसको मैंने जला दिया, तो ये बताओ उसमें से हीट निकल रही है कि आप उसको दे रहे हो? एक नालायक। अरे भाई मेरे को लकड़ी जलानी है तो मैं माचिस से जलाऊंगा, इतनी सी हीट दे रहा हूं मैं। जब वो लकड़ी जलेगी तो मेरे को इतनी सारी हीट मिलेगी। अच्छा ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, सुनो सुनो सुनो, आपने मेरे को 100 रुपए दिए, मैंने आपको 1000 रुपए दिए, अब बताओ किसने किसको पैसा दिया? तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको 900 रुपए दिए हैं। समझ रहे हो ना ये बात? ट्रांजैक्शन समझ में आई ना आपको? ये वही बात है कि अगर आप लकड़ी को जलाते हो तो आपको हीट मिलती है या आपको देनी पड़ती है? तो आप इतनी सी हीट देते हो और बहुत ज़्यादा हीट आपको मिलती है, तो हम ये बोलेंगे कि लकड़ी को जलाने से हमें हीट मिलेगी। ये बात समझ में आई क्या? तो जब आपको हीट मिल रही है, उस सिस्टम में से, उस लकड़ी में से हीट निकल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। अगर किसी भी चीज़ में से हीट निकलती है तो उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। घर में आप खाना बनते हुए देखा कभी आपने? खाना जब बनता है तो उसमें क्या होता है? एलपीजी जो हम जलाते हैं, गैस सिलेंडर जलाते हैं ना भाई, तो उसमें से हीट निकल रही है, और वो कहाँ जा रही है? जो भी आपके बर्तन है, उस जो खाना आप पका रहे हो उसके अंदर। मतलब जो सिलेंडर में से हीट निकल रही है, सिलेंडर में से, एलपीजी में से जो हीट निकल रही है, निकलने को क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। और खाने के अंदर जा रही है, उस अंदर जाने को क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। किसी भी चीज में से हीट निकले एक्सोथर्मिक, उसके अंदर हीट जाए तो, इतनी बात समझ में आई क्या? यहाँ दो वर्ड हैं,
एक्सो मतलब हीट बाहर निकलना, एंडो मतलब हीट अंदर जाना। ओके, चलो नेक्स्ट चीज क्या है भाई, चेंज इन स्टेट। अब भाई ये स्टेट जो है ये दिल्ली यूपी बिहार नहीं है ना, ये एसएसटी में होता है स्टेट। यहाँ साइंस में स्टेट का मतलब क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम यहाँ पे सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की बात करें। यानी कि अगर कोई सामान मेरे पास सॉलिड है, ऐसा पॉसिबल है कि वो आगे जाके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल है कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाए। प्रेसिपिटेट में भी यही होता है ना, एक ही बात नहीं, दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब भाई सुनो, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हमें लिखनी है, अब यहां से चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर थोड़ी डीप होती जाएगी। आपको सिखाया जा रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हम किस तरीके से लिखेंगे। चलो देखो, इसमें सबसे पहले क्या बोला कि केमिकल इक्वेशन क्या है। चैप्टर का नाम यही ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो रिएक्शन तो हमें पता लग गया कि भाई कोई भी नया सामान बनेगा, उसके पास नई प्रॉपर्टी होगी, तो आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अब बात है केमिकल इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन क्या है, इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को, कैसे लिखेंगे। कोई भी केमिकल प्रोसेस हो रहा है, उसको किस तरीके से लिखना है, उसको क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आई क्या, केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसको अगर आप अपनी नोटबुक में लिख लेते हो तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाती है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं कुछ सिंबल्स के या फिर फॉर्मूलाज के। अब देखो, मैंने आपको बोला कि अगर मेरी कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, मैग्नीशियम है, उसको मैंने ऑक्सीजन के साथ जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो अगर मैं यहां पर पूरा लिख दूं मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो केमिकल इक्वेशन में काउंट नहीं होगा। मेरे को क्या करना है, उसके सिंबल्स यूज करने हैं, उसके फॉर्मूलाज यूज करने हैं। मतलब मेरे को मैग्नीशियम ऑक्साइड को ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद इसके अंदर कुछ इंडिकेशंस भी होती है कि भैया क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या चीज। सबसे पहले तो भैया उसकी फिजिकल स्टेट आपको लिखनी पड़ेगी। हाँ जी, हेलो, इधर मैंने क्या बोला, सबसे पहली चीज आपको क्या लिखनी पड़ेगी, फिजिकल स्टेट। मतलब कोई सामान अगर हम ले रहे हैं तो वो किस फॉर्म में है वो आपको बताना पड़ेगा। हाँ जी, बताएंगे भाई, बताएंगे। अब अगर मैंने आपको बोला कि भैया मैंने केमिकल रिएक्शन करी है और उसके अंदर मैंने पानी का इस्तेमाल किया है, मैंने बोल दिया कि H2O का इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया है, अब भाई H2O लिक्विड होता है, गैस होता है, क्यों नहीं होता भाई, होता है, भाप, स्टीम। अच्छा, सॉलिड होता है, बिल्कुल होता है, आइस, बर्फ। यानी कि ये जो है तीनों स्टेट में है ना, सॉलिड भी है, आइस बर्फ की फॉर्म में भी है, लिक्विड पानी के फॉर्म में भी है, और गैस भाप के फॉर्म में भी है, तीनों फॉर्म में है। अब मैं केमिकल रिएक्शन में अगर मैं ये ना लिखूं कि मैंने किस फॉर्म में इस्तेमाल किया, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये क्या है। तो इसलिए मेरे को यहां पर लिखना पड़ेगा कि भाई मैं किस स्टेट में ले रहा हूं। तो फिर मैंने यहां पर आपको बता दिया कि भैया मैंने पानी को लिक्विड स्टेट में लिया है, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भैया मैंने पानी को सॉलिड के फॉर्म में लिया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि भैया मैंने इसको गैसियस फॉर्म में लिया। तो मेरे को ऐसे रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। मैंने कोई भी सामान लिखा, उसके साइड में लिखूंगा उसकी फिजिकल स्टेट। ओके, अब यहां पर चार चीजें बताई गई हैं आपको। सबसे पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। अब चौथी चीज यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, AQ। अब भाई जो लास्ट ईयर मेरे पास थे उनको तो पता होगा एक्वस क्या होता है, और जो नहीं थे उनको बता देता हूँ। कुछ कह रहे हैं, हम तो थे, हमें भी नहीं पता। अरे नलायकों, चलो। अब देखो, एक्वस का मतलब क्या है, आपने किसी भी सामान को पानी के अंदर घोल रखा है, डिसॉल्व कर रखा है। क्या बोला मैंने, कोई भी सामान उसको आपने क्या कर रखा है, पानी के अंदर डिसॉल्व कर रखा है,
उसको एक्वस बोलेंगे, और कंडीशन ये है कि रिएक्शन नहीं होनी चाहिए उनके बीच में। क्या बोला? कंडीशन ये है कि उनके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। अब देखो, मैंने आपको बोला आपके घर में नमक है, नमक NaCl, टाटा नमक देश का नमक है, तो वो जो नमक सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं, व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, तो अगर मेरे को सिर्फ वो नमक बताना है तो मैं उसको लिखूंगा NaCl सॉलिड। जो भी व्हाइट कलर का क्रिस्टल प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा? NaCl सॉलिड। अब अगर मैं उस नमक को पानी में मिक्स कर दूं और घोल दूं तो क्या वो नमक पानी बन जाएगा? उसको ही हम सॉल्ट सॉल्यूशन बोलते हैं क्या? अगर मैंने 1 चम्मच नमक लिया और उसको पानी के अंदर घोल दिया, डिसॉल्व कर दिया, तो वो मेरा नमक का पानी कहलाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन कहलाएगा। अब मुझे ये बताओ, क्या वो नमक उस पानी के साथ रिएक्ट किया है? नहीं, उनके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं हुई है, बस आपने नमक को पानी के अंदर घोल दिया, और उस घोलने से क्या हुआ? ध्यान से सुनेंगे, वो जो सॉलिड था ना, वो सॉलिड अब किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। ये बात समझ में आई क्या? जो नमक आपका सॉलिड फॉर्म में था वो अब किस चीज में कन्वर्ट हो चुका है? लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। तो उसको बोलते हैं एक्वस, कि भाई यहां पे क्या है? सिर्फ और सिर्फ नमक है। और अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि AQ मतलब एक्वस, तो इसका मतलब ये है आपने नमक को पानी के अंदर घोल रखा है। यहां सिर्फ और सिर्फ नमक है, और यहां पर क्या है? नमक को पानी के अंदर डिसॉल्व कर रखा है। तो ये है एक्वस का मतलब, कि पानी के अंदर डिसॉल्व कर देना, कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो। एक्वस में हम ओनली पानी ही लेते हैं, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। जैसे कि अगर हेलो, ये मेरे पास NaCl है और इस NaCl को मैंने पानी के अंदर डिसॉल्व किया तो मैंने एक्वस लिखा। अब NaCl को मैं किसी और चीज के साथ भी मिक्स कर सकता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्कोहल। अब एल्कोहल से सीधा वहां मत पहुंच जाना, एल्कोहल इथेनॉल भी हो सकता है, मीथेनॉल भी हो सकता है, प्रोपेनॉल भी हो सकता है, बहुत सारे अल्कोहल होते हैं। ठीक है, आपके पेट्रोल के अंदर भी अल्कोहल का कुछ कंटेंट होता है। हाँ जी, हेलो। तो अल्कोहल के अंदर अगर हम नमक को मिक्स कर दे तो क्या कहलाता है? अभी पढ़ा हो 9th क्लास में। तो उसके अंदर हम आयोडीन को मिक्स करते हैं, किसके अंदर? अल्कोहल। मतलब डिसॉल्व तो आप किसी में भी कर सकते हो, मगर हम यहाँ पर जब अगर हम बात करें एक्वस की, तो वहां पे सिर्फ क्या होगा? पानी होगा और कुछ नहीं। तो एक्वस क्या बोल रहा है? डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, इस एक्वस में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। भाई आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अगर कहीं ना समझ में आए पूछ लियो। ऐसा तो नहीं कि आपको ये वर्ड्स नए नए से लग रहे हैं कि कभी ऐसा देखे ही ना हो, कोई है ऐसा? चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई? हीट चेंज लिखना पड़ेगा आपको। हीट चेंज के लिए अभी मैंने आपको एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन दिखाई थी कि भाई मेरे पास रुक जाओ, मैग्नीशियम है और मैंने उसको क्या किया? ऑक्सीजन के साथ बर्न किया है, तो मेरा क्या मिला है? MgO। तो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंटेशन दी ना, ऐसे ही यहाँ पे बोला है हीट चेंज को आपको लिखना पड़ेगा कि भैया वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, मतलब हमें हीट दे रहे हैं या फिर हमें हीट मिल रही है। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, वही वाली चीज है। नेक्स्ट चीज क्या है भैया? आपका रिएक्शन की कंडीशन। अब कंडीशंस जो हैं वो हमें लिखनी पड़ती है कि भैया हमने कैसे कंडीशन में कोई भी केमिकल रिएक्शन करा है, जैसे कि उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, अगर कोई कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो। अब ये कैटलिस्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हम आगे आने वाले चैप्टर्स में या इसी चैप्टर के कुछ लास्ट वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो एक ऐसी नॉर्मल रिएक्शन लिख के दिखा देता हूं आपको। अभी हमने वो करा, जिंक वाला रिएक्शन पढ़ा कि भैया जिंक है। अब देखो मैंने जिंक लिखा, अब ये जिंक कौन सी स्टेट में? हमारा सॉलिड स्टेट में। ठीक है, इसको मैंने क्या किया? रिएक्ट कराया किसके साथ? H2SO4 के साथ। अब ये H2SO4 किस कंडीशन में है? अब बात ये है कि मैं क्या इसको लिक्विड लिखूंगा? मैंने इसको एक्वस लिखा क्योंकि यहां पर मैंने क्या किया हुआ है?
उसको पानी के अंदर डिसॉल्व कर रखा। तो जिंक को मैंने सॉलिड लिया है, H2SO4 को एक्वस लिया है, और यहां पर अपने आप ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी, मेरे को इसको गर्म वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा ZnSO4, जो कि क्या होगा, एक्वस होगा, और साथ ही साथ क्या मिलने वाला है मेरे को, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होने वाली है। अब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो भैया हवा में उड़ जाएगी ना, तो उड़ेगी, तो हमने इसके साथ क्या कर दिया, एक एरो बना दिया कि भैया ये ऊपर जा रही है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं क्या, अगर आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, टेस्ट ट्यूब क्या होता है, जिसके अंदर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक कंटेनर है, चाहे वो ग्लास का हो चाहे वो आपका प्लास्टिक का हो, तो मोस्टली हम लैब के अंदर वो ग्लास का यूज़ करते हैं। या उसके अंदर मैंने सबसे पहले क्या लिया, सल्फ्यूरिक एसिड। कोई भी कंटेनर लिया है, टेस्ट ट्यूब लिया है, उसके अंदर सबसे पहले क्या लेंगे, और सल्फ्यूरिक एसिड है, और वो भी किस फॉर्म में होना चाहिए, एक्वस फॉर्म में होना चाहिए, कंसंट्रेटेड नहीं लेना हमें, डाइल्यूटेड रहता है आपका एक्वस फॉर्म में। अब उसके अंदर जिंक के कुछ ग्रेनुअल्स डाले। जिंक ग्रेनुअल्स क्या होते हैं पता है आपको, भैया जिंक है, उसके हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, जिससे कि वो इजीली डिसॉल्व हो जाए, रिएक्शन प्रोसीड हो जाए। तो हमने जिंक ग्रेनुअल्स उसके अंदर थोड़े थोड़े डाले, किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। तो जब हम उसके अंदर पुट करेंगे तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगी, आपका ZnSO4 बनेगा एक्वस फॉर्म में, और हाइड्रोजन गैस इवेपोरेट होगी। तो मैंने ये बताया कि यहाँ से अब हाइड्रोजन गैस निकलने वाली है, आप इसके आगे मोमबत्ती लगा दो तो वो क्या होगा, पॉप साउंड के साथ बर्न होगी। अब एक और बात पता है क्या, अब ये जो कंटेनर मैंने पकड़ा हुआ है ना, ये गर्म हो जाएगा। तो यहाँ गर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें आपको हीट मिल रही है, इसके अंदर से हीट निकल रही है। इसमें से हीट निकली जब ही आपका कंटेनर जो है वो क्या हो गया, गर्म हो गया। तो हम बोलेंगे साथ ही साथ मेरे को यहां पर क्या मिला है, हीट मिला है। इतनी बात समझ में आई क्या। अब देखो ये जो मैंने केमिकल रिएक्शन लिखी है, इसके अंदर क्या मैंने सिंबल एंड फॉर्मूलाज यूज किए हैं, यस और नो, क्या फिजिकल स्टेट लिखी है, हीट चेंज लिखा है, ये लिखा है क्या, नहीं, ये नहीं लिखा, क्योंकि इसके अंदर अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं इस एग्जांपल से आपको बस यही बताना चाह रहा हूं, जहां पर जिसकी रिक्वायरमेंट होगी हम वो चीज वहां पर लिखेंगे, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी वो चीज नहीं लिखेंगे। यही चीज आपकी एनसीईआरटी में भी होगी, जो लास्ट टाइम भी आपको मैंने फोटो दिखाई थी, आज भी दोबारा दिखा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होती तो भाई मैं बार बार दिखाता नहीं। नहीं भैया, अबे कहाँ है, ये रहा, ये देखो, ये वाली जो रिएक्शन लिखी हुई है, इसके ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम ही यहाँ पर मैंने आपको रिएक्शन की फॉर्म में लिख के दिया है। क्या हंस रहे हो, क्यों हंसी आ रही है भाई इतनी। देखो जो मैंने चीज़ आपको बताई वही चीज़ डायग्राम के अंदर है, एक बार घर पे जाके इस डायग्राम को जरूर देखना, आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 19 पे है। ओके, बताएंगे यार, कैटलिस्ट बताएंगे, अभी कैटलिस्ट वाला टॉपिक आया नहीं ना, सो इसलिए बस अभी इतना जान लें कि कैटलिस्ट क्या होता है, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को चाहे तो बढ़ावा देता है चाहे तो रोकता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा या फिर कम कर देगा, है ना। इसमें हमारा हैबर्स रिएक्शन आता है, जब वो आएगा ना वो इंपॉर्टेंट है, वो कराऊंगा दोबारा, ठीक है। नहीं नहीं, वो अलग चीज़ है। अब भाई कुछ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये भी हमारे सिलेबस में कितने हैं टोटल, 5। हाँ जी, इधर ध्यान देंगे। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हमें कौन कौन से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो भाई ये एक दूसरे का अपोजिट है, रिवर्स है। कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कोई भी दो सामान जुड़ जाता है, और डीकंपोजिशन मतलब कोई एक सामान टूट जाता है। अरे ओ तुम इमोजीज का मजाक बढ़ाओगे, ऐसा नहीं करना भाई। मैंने आपको क्या बताया, कॉम्बिनेशन में कोई भी दो या दो से ज्यादा सामान जुड़कर एक सामान बनाते हैं, ठीक है।
और आपका डिकम्पोजिशन क्या है, कोई एक सामान टूट के दो या दो से ज्यादा सामान बनाएगा। अब इसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल हैं वो सारी चीजें हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्या करा रहा हूं, मैं अभी आपको ये बता रहा हूं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। यानी कि जो अभी मैंने आपको पीछे स्लाइड कराई, ये पांचों चीज अभी मैं आपको डिटेल में दोबारा पढ़ाऊंगा और इन सब के एग्जाम्पल आपको याद करवाऊंगा। घर से याद करने के लिए नहीं दूंगा, यहीं करा दूंगा, टेंशन ना लो। और उसके बाद यहां पर ये जो हमने ये 5 चीजें लिखी हैं, इनको भी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो डिटेल में पढ़ने के बाद, ये नहीं बोला आज खत्म हो जाएगा, अभी कम से कम 3 से 4 दिन और लगेंगे, 4 दिन 5 दिन, एक हफ्ता मान लेते हैं, इतने दिन तो लगेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अर्नब भैया और मोहन भैया बैठे हुए हैं, ठीक है, इन दोनों की अभी बढ़िया दोस्ती चल रही है। मान लेते हैं अभी यहाँ पे कोई बिल्कुल ताकतवर इंसान 100 किलो का आदमी आ गया, वो आएगा, मोहन को उठाएगा और फेंक देगा और मोहन की सीट पे खुद बैठ जाएगा। क्या मोहन कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाया। क्यों? मोहन क्योंकि कमजोर है। यानी कि एक कुर्सी 500 रुपये ले लूंगा, चुप हो जा। चलो 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 चलो। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई पावरफुल इंसान है, वो किसी कमजोर आदमी को उठा के उसकी जगह पर बैठ सकता है। तो यही चीज आपकी केमिकल रिएक्शन में होती है कि कोई पावरफुल जो हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है वो लेस रिएक्टिव को उठा के फेंक देता है और उसकी जगह पे खुद बैठ जाता है। समझ में आई बात? क्या बोला मैंने? ढंग से बताऊं? चलो देखो क्या बोला मैंने आपको, इधर ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी, ये क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखो, इधर क्या लिखा हुआ है? तो H2SO4 में दो चीज है, एक है आपका हाइड्रोजन और एक है आपका सल्फेट। अब यहां पर बहुत पावरफुल इंसान, हाईली रिएक्टिव इंसान आएगा, इस कमजोर इंसान को यहां से उठा के बाहर भगा देगा और इसकी जगह पर जाके खुद बैठ जाएगा। बात समझ में आई क्या? क्या बोला मैंने? पावरफुल इंसान, हाईली रिएक्टिव इंसान आएगा, कमजोर वाले को उठा के भगा देगा और इसकी जगह पे खुद बैठ जाएगा। देखो क्या ये उसकी जगह पे बैठ गया? क्या उस हाइड्रोजन को उसने भगा दिया यहां से? यही आपकी क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन पावरफुल है, कौन कमजोर है, उसके लिए आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई जाएगी। आपको बताया जाएगा कि ये ज्यादा पावरफुल है और ये कमजोर है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। तो अभी बस मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि डिकम्पोजिशन का मतलब हो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? पावरफुल इंसान कमजोर वाले को उठा के भगा देगा और उसकी जगह पे खुद बैठ जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है भैया डबल डिस्प्लेसमेंट में भैया क्या होता है? चेंजिंग होती है। चेंजिंग होने का मतलब ये है, चेंजिंग होने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि रेणु जी हैं और प्रियांशी जी हैं, अच्छे दोस्त हैं, वो दोनों एक साथ, और मानसी जी हैं और आलिया जी हैं, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। एक दिन ऐसा हो कि इनके बीच में थोड़ी विवाद हो जाए और इनके बीच में थोड़ी विवाद हो जाए और इन्होंने अपनी जगह को बदल लिया। आलिया वहां से उठ के रेणु की सीट पे चली गई और रेणु उठ के आलिया की सीट पे आ गई। उससे क्या हुआ? फिर मानसी की फ्रेंडशिप रेणु के साथ हो गई और आलिया की फ्रेंडशिप प्रियांशी के साथ हो गई। ध्यान सुनो मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला कि अगर एक ही बॉन्डिंग, कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ जी सुनना, मैंने ये बोला ए की बॉन्डिंग अगर बी के साथ है और सी की बॉन्डिंग डी के साथ है, तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ये दोनों
अपनी जगह को चेंज कर लें, एक्सचेंज कर लें। मतलब जो आयंस हैं वो क्या कर लें, अपनी जगह को चेंज कर लें। तो भाई C उठ के इधर चला गया, अरे ओ चुप हो जा, इस साइड वाला यहाँ क्या आ जाएगा, और ये किसके साथ जुड़ जाएगा, यहां पर देखो क्या ये एक्सचेंज हुआ है, ये वाली चीज उठ के यहां आ गई है, डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये वाली चीज उठ के यहां आ गई है तो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ। कितनी बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, 2 बार। ये बात समझ में आई क्या, ये यहां से उठ के इधर आया, एक बार डिस्प्लेसमेंट, ये एक बार यहां से उठ के आया, एक बार डिस्प्लेसमेंट। कितनी डिस्प्लेसमेंट, तो 2 डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। 2 को क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहां पर किसी को कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट आता है भैया आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसको भाई डिटेल में पढ़ना है, इसका कुछ छोटा सा टॉपिक है जो कि हमारे सिलेबस से कट गया है, मगर हम फिर भी उसको पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि CBSE का कुछ भरोसा नहीं, वो बाहर के टॉपिक भी आपके एग्जाम में डाल सकता है ना। अभी CBSE पूरी मस्ती में है भाई, वो कुछ भी कर रहा है ना, कुछ भी डाल देता, फिर वो कहता है बच्चे तो पढ़ाकू होते हैं, पढ़ ही लेते हैं। इसलिए भाई हाँ, एडवांस का ही तो है, यस, इसलिए आपको पढ़ाना पड़ेगा। ओके चलो भाई, तो भाई आपकी क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। इसको बस अभी आप ऐसे समझ सकते हो अभी फिलहाल के लिए कि किसी सामान के अंदर ऑक्सीजन जोड़ देना ऑक्सीडेशन होगा, किसी में से ऑक्सीजन निकाल लेना रिडक्शन होगा। अभी बस ऐसे समझ लीजिए, जब ये टॉपिक पढ़ेंगे फिर इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपकी कुछ छोटी मोटी चीजें होंगी जिसे हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, जिसमें दोनों काम हो जाए, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है रिडॉक्स, यानी कि ये जो RED है वो आया है रिडक्शन से, और ये जो OX है वो आया है ऑक्सीडेशन से। तो उसको हमने क्या बोला, रिडॉक्स। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, जिसके अंदर दोनों ही चीजें होंगी। इतनी बात समझ में आई क्या, क्या कह रहा है भाई, नहीं आया। तो भाई जब ये टॉपिक आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे ना तब आपको बताएंगे। अभी तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ ना कि ये चीजें हम चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब हमें इस चैप्टर के अंदर मेनली क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, कि भाई सबसे पहली चीज हम ये कल से स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ इवोल्यूशन ऑफ गैस से कल स्टार्ट करेंगे भाई। कल से कोई भी इस चैप्टर में छुट्टी मत करना, क्योंकि अगर कल से छुट्टी कर लिया आपने तो फिर ये चैप्टर जो है धीरे धीरे आज से स्किप हो जाएगा। कल सैटरडे, कल आपका ऑफ नहीं है, हाँ संडे को छुट्टी दे देंगे, टेंशन ना लो। वैसे सैटरडे ऑफ रहता है मगर इस बार नहीं दे रहे, कोई नहीं, नहीं नहीं सैटरडे ऐसे तो ऑफ रहता है ना आपका, हाँ तो देखो वो तो नाम नाम का होता है। चलो तो कल से हम भाई इवोल्यूशन ऑफ गैस वाले टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये सारे टॉपिक हमें कल डिटेल में पढ़ने हैं। उसके बाद हाँ जी, ये तो कुछ भी नहीं है इसमें, ये आप प्रैक्टिस करते करते सीख जाओगे। अरे बैलेंस, वही तो मैं बोला, ये सारी चीज इसमें ही आ जाएंगी, बैलेंसिंग सब इसमें ही आ जाएगा, टेंशन ना ले। बैलेंसिंग तो तेरे को बिना बताया सिखा दूंगा। चलो उसके बाद आपके ये आपके 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस हैं, इनको आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है भाई। अब लास्ट चीज है जो इस चैप्टर की रहेगी, जैसे कि आपका इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। बंद कर दो भाई उसको। चलो तो आएगा नेक्स्ट भैया कोरोजन। कोरोजन क्या होगा कि भैया कोई भी मेटल है, उस मेटल के ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना, ब्रेक डाउन या ईटन अप ऑफ मेटल कोरोजन कहलाता है। जंग लगना जानते हो, लोहे में जंग लगता है, लोहा खराब हो जाता है, उसको रस्टिंग बोलते हैं। जंग लगना रस्टिंग बोलते हैं। वो लोहे में हो रहा है इसलिए उसको हमने रस्टिंग बोला है। किसी और मेटल में हो जाए तो, किसी और में हो जाए, जैसे कि सिल्वर में हो सकता है। अब आपने देखा है कि आप नया चांदी खरीद के लाते हो, ज्वेलरीज खरीद के लाते हो सिल्वर की, और जब उस टाइम बहुत चमक रहा होता है, कुछ टाइम बाद वो काला पड़ जाता है,
तो उसमें भी जंग लगी है, तो उसके जंग लगने को क्या बोलेंगे? कोरोजन बोलेंगे। आप नया कॉपर खरीद के लाओ, कॉपर के हम बर्तन लेके आते हैं, कुछ दिन में वो काले पड़ जाते हैं, कुछ है फिर वो हरे भी हो जाते हैं। आप कभी ना उसके अंदर पानी डाल के छोड़ दो और देखोगे ना उसके अंदर ना ग्रीन ग्रीन सा आपका कलर आ जाएगा, तो उसमें भी जंग लग रहा है, उसके जंग लगने को क्या बोलेंगे? कोरोजन बोलेंगे। तो यानी कोरोजन क्या है? कोई भी मेटल, चाहे वो आपका सिल्वर हो, चाहे वो आपका कॉपर हो, इसके अलावा एल्यूमिनियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, जो भी आपके मेटल हैं, उन मेटल का क्या हो रहा है? ईटन अप, खराब होना कोरोजन कहलाएगा। नेक्स्ट आएगी भाई आपकी रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी मतलब खाने का खराब होना। रेंसिडिटी मतलब आप चिप्स का पैकेट लेके आए और जब पैकेट फाड़ा तो भाई वो बहुत ज़्यादा क्रंची होते हैं, है ना, हल्का सा उसको प्रेस करो और फटाक से टूट जाते हैं। उसको 2 घंटे खुला छोड़ दो, उसके बाद उसको खा के देखो क्या होता है भाई, वो सील जाते हैं, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, खराब से हो जाते हैं, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। समझ में आई बात? तो रेंसिडिटी क्या है? खाने का खराब होना। आपकी मम्मी ने भैया सब्जी बनाई, तब तो उस टाइम बहुत बढ़िया है, उसको 5 दिन बाहर छोड़ दो, क्या होगा सब्जी का? सड़ जाएगी। तो सड़ने को क्या बोलेंगे? रेंसिडिटी। यानी खाना अगर खराब हो रहा है, किसकी वजह से खाना खराब होता है? ऑक्सीजन की वजह से। तो आप ध्यान से सुनो, कोई भी चीज़ अगर खराब हो रही है ना, तो उसको खराब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ऑक्सीजन। भाई किसी चीज़ को जलाना है, ऑक्सीजन, खराब करना है, ऑक्सीजन, लोहा खराब हो रहा है, ऑक्सीजन, खाना खराब हो रहा है, ऑक्सीजन। आप जिंदा किसकी वजह से हो? चलो भाई, है ना, तो ऑक्सीजन बहुत है, स्लो पॉइजन, धीरे धीरे मार रहा है आपको, ये स्लो पॉइजन बोलते हैं ना। हाँ, ऐसे शब्द यूज नहीं करते। चलो भाई, आपकी आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, है ना, 5 मिनट का ब्रेक है आपका। और इसमें भाई किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए।